Hello everyone, this is Kasturi and you are watching SST Buzz. In today's session, we will learn about Nazism and rise of the Hitler. First module. तो फर्स्ट हम ये जान लेंगे कि व्हाट इज नाजिज्म. नाजिज्म है एक आइडियोलॉजी. नाजी वॉज ए पार्टी एंड नाजिज्म द आइडियोलॉजी फॉलोड बाय नाजी पार्टी. नाउ द सेकेंड थिंग, when it was maintained, followed just after First World War, followed by which country? German. And headed by whom? Headed by Hitler. तो हिटलर ने एक पार्टी बनाया जो पार्टी का आइडियोलॉजी है नाजिज्म. आइडियोलॉजी अभी क्या है, जैसा क्या गांधी जी का आइडियोलॉजी फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम उनका आइडियोलॉजी अहिंसा एंड सत्याग्रह. लाइक दैट नाजी पार्टी ऑल्सो किस तरह से वो काम करेंगे, तो दैट इज डिपेंड ऑन इट्स आइडियोलॉजी. सो दैट्स वाई नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ये नाजी पार्टी ने जर्मन के लिए क्या किया एंड व्हाट दे हैव डन, वी विल गेट आइडिया टिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाते हैं और वो भी हिटलर का डिफीटिंग हम देख लेंगे. तो ये था नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जस्ट ए बेसिक आइडिया. अब ये दो होल चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन ए फ्लैशबैक. जैसा क्या सिनेमा में भी होता है ना कि कोई एक एजेड पर्सन ही इज रिकॉलिंग ऑल दोज डेज, पास्ट डेज, लाइक दैट. तो फर्स्ट एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, एक हेलमुथ नाम के एक 11th ईयर्स का बॉय, उनका एक छोटा सा ग्लिम्स दिया है. क्या है वो? 11 साल का एक छोटा बच्चा रात को मम्मी पापा के बातें सुन लेते हैं. पूरे फैमिली को किल कर मर्डर करना है, अदरवाइज खुद को सुइसाइड करना है. क्यों? क्योंकि एलाइज पावर उनका रिवेंज ले लेंगे. और ही वॉज द ग्रेट सपोर्टर ऑफ ये नाजी पार्टी हिटलर. तो वो बच्चे को तो क्लियर कुछ आइडिया नहीं था. व्हाट वाज नाजी पार्टी, हु वाज हिटलर, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डन बाय देम, एंड क्यों पापा को ही क्यों सुइसाइड करना है, क्यों एलाइज पावर रिवेंज लेंगे, ये सारे वो बच्चे को क्लियर एक आइडिया नहीं था. लेकिन ये दिखाया गया कि नेक्स्ट डे फादर वो क्या करते हैं, अपने ऑफिस में सुइसाइड कर लिया और बच्चे को दिखाई दिया वो फादर का डेड बॉडी. तो ये जो था, इवन ये भी देखा गया है कि हिटलर के जो प्रोपोगेंडा मिनिस्टर थे, तो वो सारे अपने सुइसाइड कर लिया एंड दैट वाज द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. द होल चैप्टर you are going to get several time that allies power, central power. So if you know the parties, even how they were acting, that would be easier to you to make that concept. One more thing we should know, that why allies power, why the others they are going to take revenge against Hitler, against Nazi party. क्योंकि ये इसमें थ्रू नाजी पार्टी लॉट मेनी पीपल वेयर किल्ड, जैसे कि जिप्सी थे, पुलिस थे, जीव थे. तो दिस पीपल वेयर किल्ड एंड वो भी कैसे? गैस चेम्बर में डाल के. तो ये जो था एक ब्रूटल हैपनिंग्स. तो ये सिचुएशन कि रिवेंज लेंगे, ये डर के मारे, ये डर था एंड ये डर की वजह से हेलमुथ के फादर ने अपने सुइसाइड किया कि ये अभी हमें छोड़ेंगे नहीं. नाजिज्म चैप्टर पढ़ने से पहले, फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले हमें एलाइज पावर एंड सेंट्रल पावर के बारे में क्लियर आइडिया होना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसा क्या स्कूल में कभी के बार जब फाइटिंग कर लेते हो, तभी सबके साथ सबके प्रॉब्लम है क्या? नहीं. कोई दो पहले फ्रंट में आ जाते हैं मारपीट करने के लिए और बाकी सारे वो पीछे रहते हैं. बट फिर बाद में तुम एवरीवन कोई ना कोई
पर्सन को सपोर्ट करते हैं, या तो पर्सन ए नहीं तो पर्सन बी को सपोर्ट करते हैं, और वो सपोर्टिव मेंटेलिटी से ही वो फिर हेल्प करना चाहते हैं। उसमें अपना भी कुछ मकसद होता है, अपना भी कुछ प्लान होता है, लेकिन वो बाकी सारे क्या है ना, या तो पर्सन ए नहीं तो पर्सन बी को हेल्प करते हैं। प्रॉब्लम था 2 स्टूडेंट का, लेकिन अब क्या है, द होल क्लास यू हैव इन्वॉल्व्ड इनटू दैट इनटू दैट कॉन्फ्लिक्ट, है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हम क्लासरूम में भी लेके आ सकते हैं। लाइक द सेम थिंग्स हियर, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटाली, जापान, रशिया, यूनाइटेड स्टेट, ये सारी कंट्री को लेके ये सारे कंट्री ने कोलिशन करके एक साथ जोड़ के एलाइज पावर बनाया। एंड द सेकेंड ग्रुप जो क्या है ना, सेंट्रल पावर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए इट्स सेंट्रल पावर, बट वही ग्रुप वही पावर फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए नाम चेंज हो जाएगा एक्सेस पावर। तो अभी ये सेंट्रल पावर में कौन सा कंट्री है, जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगेरी, ओटोमन एम्पायर, बुल्गारिया। अभी ओटोमन एम्पायर में बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज थे, छोटे छोटे टेरिटरीज थे, इवन ऑस्ट्रो हंगेरी में भी। तो ये सब क्यों, ये सारे छोटे छोटे जो कंट्री है उनका क्या प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम है क्यों, क्योंकि वो सारे छोटे छोटे जो कंट्री है वो कंट्री ये बड़ा बड़ा जो जाइंट कंट्री है, जस्ट लाइक यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया, इवन जर्मन, ये सारे बड़े बड़े जो जाइंट कंट्री है वो सबको कॉलोनी बना के रखा है। जैसा क्या यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश ने हमें कॉलोनी बना के रखा था, लाइक दैट वो छोटे छोटे जो कंट्री है उनको वो कॉलोनी बना के रखा। अभी दैट फ्रीडम स्ट्रगल जैसा इंडिया का था, वैसे वो छोटा छोटा कंट्री भी खुद को फ्री करना चाहते थे, ये कॉलोनी से बचना चाहते थे। सो दैट्स वाई दिस स्मॉल कंट्रीज दे हेल्प टू द जाइंट कंट्री। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड, उनका बिलीव था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फिर हमें वी विल गेट दैट फ्रीडम। तो ये था एलाइज पावर एंड सेंट्रल पावर का एक ग्लिम्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज द रीजन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो वो हम देखेंगे। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ड्यूरेशन क्या है, 1914 टू 1918। तो इस टाइम क्या किया, जर्मन ने ऑस्ट्रियन एम्पायर के हेल्प लेके एलाइज पावर के अगेंस्ट में वार किया। एलाइज पावर में तब कौन कौन थे, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। तो वो टाइम क्या है, जर्मन ने इनिशियल गेन कर लिया, नॉट परमानेंटली। इनिशियल गेन क्या क्या किया, फ्रांस के कुछ जगह ले ली, इवन बेल्जियम के कुछ जगह कैप्चर कर लिया। बट जैसे ही जर्मन ने थोड़ा कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, वो टाइम क्या हुआ, फिर एलाइज पावर खुद को स्ट्रॉन्ग किया और भी स्ट्रेंथन किया। वो कैसे, क्यों, क्योंकि एलाइज पावर में देखो इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, ये तीनों कंट्री के साथ यूएस भी ज्वाइन कर लिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड व्हाट वाज द आउटकम, व्हाट वाज द रिजल्ट, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 जर्मन गॉट डिफीटेड बाय एलाइज पावर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमें तो पता चल गया है कि जर्मन डिफीट हुआ है। तो अब डिफीट के बाद जर्मन का सिचुएशन हम जान लेंगे, जो कि ना आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद क्या है ना, एम्परर जो थे उनको हटाया गया और उसके जगह में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ जर्मन पार्लियामेंट। 1 mark question comes, what is Riksdag? And that is known as German Parliament. Where it was situated? It was situated in Weimar, and that's why ये वीमर रिपब्लिक के नाम से भी कहा जाता है। तो अब क्या है, ये जो पार्लियामेंट बना, ऑन व्हाट बेसिस, equal and universal votes including women. Women also had right to give vote. तो सबने, सारे एडल्ट ने वोट किया and because of that Riksdag was formed. पहले किंग था, अब क्या है ना, रिपब्लिक बन गया। अब जैसे ही ये दिस इज द रूल कि जो भी डिफीटिंग कंट्री है
उनको कंपेंसेशन भरना पड़ेगा कि जर्मन देखो क्या क्या उनको खोना पड़ा। फर्स्ट वन, जो भी ओवरसीज कॉलोनीज थे वो उनको देना पड़ा। 30% अपने ओन टेरिटरी देना पड़ा। फिर 70%, 75% आयरन जो ओर सेक्टर है, आयरन माइनिंग सेक्टर है, वो देना पड़ा। फिर 26% कोल जो क्या ना राइनलैंड में, वो भी देना पड़ा। फिर वो तो गया, फिर आफ्टरवर्ड्स इवन जर्मन वाज डीमिलिटराइज। वो क्यों? क्योंकि वो फिर एक कंट्री के अगर आर्मी नहीं है तो फिर मीन्स विदाउट बोन, एंड विदाउट बोन no person can walk, like that. Here German lost that armies. And the second thing, not only that but also 6 billion euro was given to the Allies power. They were forced to pay that amount of money. So you can imagine this whole things German had to pay to the Allies power. Common people, they were blaming to Riksdag. They were blaming to Weimar Republic. They were not at all happy with Weimar Republic. क्यों? क्योंकि the huge amount of money, even army were not there. This much they had to give to the Allies power. So that's why they directly blamed to the Riksdag, Weimar Republic. After First World War, what was the things were lost by German? How German was treated badly by the Allies power? That question come as a 3-mark question. Now we will get the effects of the war. That comes as a 3-mark question again. What was the effect after First World War? First one, the German, they became weak. डेफिनेटली अगर वो कंट्री के पास से मिलिट्री ग्रुप को ले लिया जाए तो फिर फिजिकली वीक, फाइनेंशियली वीक, उनके पास से सारे आयरन एंड कोल माइनिंग सेक्टर ले लिया गया है, जो भी फ्रॉम वेयर दे यूज टू गेट प्रॉफिट, all this sector has been taken, even territories had been taken, तो definitely financially weak. तो physically and financially they were weak. Now the second one, creditor turned into debtor. First World War के पहले German was financially strong, but because of due to First World War, so afterwards उनके बहुत ज़्यादा उधार हो गया है। क्यों? क्योंकि वो हार गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उनको कंपेंसेशन भरना पड़ा। कंपेंसेशन में $6 बिलियन, तो वो 6 बिलियन यूरो, तो वो उनके लिए बहुत भारी पड़ा। इवन सारे माइनिंग सेक्टर से उनको इनकम होता था, तो वो भी ले लिया गया। तो दैट्स वाई क्रेडिटर टर्न इनटू डेब्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, द रिपब्लिक कैरिड बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट। वही है कि द थ्रू आउट होल जर्मन दे वेर ब्लेमिंग टू वीमर रिपब्लिक। क्यों? क्योंकि आपके सामने ही तो ये कंपेंसेशन सेट किया गया ऑन दैट टाइम, व्हाई यू हैव नॉट अपोज्ड। तो इसलिए क्या है ना, ये जो गिल्ट को रिपब्लिक को कैरी करना पड़ा। नाउ नेक्स्ट इज देयर वीमर रिपब्लिक फिर सपोर्टेड बाय हुम, दैट कम्स एज ए 1 मार्क क्वेश्चन। जैसे कि वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट किसने किया था? Weimar Republic were supported by whom? Now here socialist, Catholic and Democrats. So now one more 1 mark question, why they were known as November criminals? क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट जो थे वो हमेशा ये सोशलिस्ट, कैथोलिक एंड डेमोक्रेट्स को अटैक करते थे कि यस यू पीपल आर सपोर्टिंग टू रिपब्लिक एंड बिकॉज ऑफ वीमर रिपब्लिक वी हैड टू पे ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, इवन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द जर्मन. So that's why socialist, Catholic and Democrats, they were considered as a November criminal. They were known as November criminal. That comes as a 1 mark question. अब हम जान लेते हैं the First World War left a deep imprint on European society. So after the First World War, men to be aggressive, strong and masculine. क्यों? क्योंकि if they need
So then the men would be, the common citizen would be converted into army. Even they can join with army group. So that's why all the men with that features, aggressive, strong and masculine. अब सेकंड क्या है कि पॉपुलर सपोर्ट ग्रीव कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप. ये जो है मैक्सिमम जो कंजर्वेटिव्स थे उनको सपोर्ट मिला, उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला. नेक्स्ट क्या है कि लिटरेचर एंड मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ. वो क्योंकि उन दिनों में जो भी पोम लिखा जाता था वो पोम इसलिए ये पीपल को ये थ्रू दिस पोम दे यूज टू ग्लोरीफाई कि यस दोज हु आर डेडिकेटिंग देयर लाइफ for the motherland, so definitely they are the different from others. They are for the nature, they are for the country. So now here media, even literature, both they glorify trench life. Next one, soldiers life was in misery. Yes, long years they had to fight, even no food was there, even where to sleep, where to take rest. So it was really full of misery. Now next is there, on that time after First World War, democracy, the form of government, it was just like a young and fragile idea. अच्छा तो है but implementation के लिए enough that capable person नहीं है. चलो तो फिर अब जान लेते हैं पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में. पॉलिटिकल रेडिकलिज्म क्या था? द मोमेंट वीमर रिपब्लिक हैड टेकन द चार्ज ऑफ जर्मन ऑन द टाइम, फिर क्या हुआ कि रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग बाय होम? स्पार्टासिस्ट लीग. जो स्पार्टासिस्ट लीग क्या है ना, लेटर ऑन दे वेर नोन एज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मन. दैट कम्स एज ए 1 मार्क क्वेश्चन. और तो और Soviet workers and sailors were established in different cities. पर उन लोगों का डिमांड क्या था? डिमांड यही था टू सेट अप, दे वांटेड सोवियत स्टाइल गवर्नेंस. जो वीमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स थे, जो क्या ना सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक, दे क्रैश्ड दैट अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ आर्मी. इवन दे ट्राइड टू गिव ए शेप ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो ये था पॉलिटिकल रेडिकलिज्म. अब हम जानेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस. इकोनॉमिक क्राइसिस इज टेलिंग अस दैट समवेयर दैट कंट्री इज नॉट गेटिंग इनफ इकोनॉमिकल हेल्प. तो अगर इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है तो फिर दैट कंट्री विल सफर ए लॉट. वाई? बिकॉज इकोनॉमी के ऊपर बेस करके ही कंट्री का अपलिफ्ट होता है. अब क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस कब हुआ? 1914 to 1918, दैट ड्यूरेशन पीरियड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फॉर 4 years. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम जो खर्च हुए, वॉट एवर एक्सपेंडिचर, वो अमाउंट लिया गया था फ्रॉम यूएस एज ए लोन. तो अभी लोन है तो लोन तो रिपे करना पड़ेगा. फिर तो सेकेंड वन, and they were not ready to pay. क्यों? ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दे हैव टू पे, दे वर नॉट रेडी टू पे. तो फिर बाद में क्या हुआ? जैसे ही वो रिपे नहीं कर पाए, फ्रांस ने उनको कहा कि कोई बात नहीं. जर्मन के एक रूरल एरिया था जो क्या है ना, कोल डिपोजिटेड लैंड, माइनिंग सेक्टर, दैट वाज टेकन बाय द फ्रांस. कोई बात नहीं, पैसा नहीं दे पा रहे हो तो फिर वी आर गोइंग टू टेक योर रूरल एरिया. तो वो तो ले लिया. फिर अनदर साइड क्या हुआ कि इतना मार्क, जर्मन मार्क फेल. वो कैसे? जैसे यूएसए डॉलर के साथ अगर कंपेयर करें, ए मंथ ऑफ अप्रैल इट्स प्राइस वाज देयर 24,000 ओनली, बट बाय द डिसम्बर दैट difference were there change into trillion, not million, not billion, into trillion. So that type of market fell down, and because of that, to sustain, they have printed lot many paper currency. And what would be the outcome?
बहुत ज़्यादा अगर पेपर करेंसी है तो each and everyone had that huge amount of money but food was not there. तो that situation is known as hyperinflation, जिसमें क्या है ना, everywhere the people will have huge amount of money but they are not going to get food. Next one, तो फिर what would be the result, how they are going to overcome, that is Dawes plan. Dawes plan was created by, that was planned by US. तो through this plan क्या हुआ कि huge amount of money at a time, if you are unable to pay, अगर तुम नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं, in a fixed term of time you have to repay, and that is also एक installment में. So that Dawes plan was introduced by US, and because of that German were able to pay that much war loan. Let's have a look on the year of depression. तो इसमें क्या है ना, फर्स्ट हम देखेंगे जर्मनीज डिपेंडेंसी ऑन यूएस. पहले हमने जान लिया डॉज प्लान के थ्रू जर्मन ने थोड़े थोड़े पैसे यूएस को वापस कर रहे थे, रिपे कर रहे थे लोन. तो इसमें से क्या कि जर्मन जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना चाहा, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के थ्रू वो क्या करते थे, शॉर्ट टर्म लोन लेते थे यूएस के पास से, एंड यूएस ने क्या करते थे, दैट टाइप ऑफ हेल्पिंग हैंड देते थे टू जर्मनी. अब जैसे ही यूएस का अपना प्रॉब्लम हुआ, 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज फेल डाउन, एंड बिकॉज ऑफ दैट यूएसए ने जर्मन को मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव लोन. तो अभी लोन छोड़ के जर्मन तो स्टेबल नहीं हो सकता, खड़े नहीं हो सकते. तो व्हाट वुड बी दैट, यूएस इकोनॉमी फेल्ड वर्ल्ड वाइड, एंड दैट वाज द टाइम 1929 टू 1932, अप्रोक्सीमेट 3 to 4 years. वो टाइम अभी व्हाट वाज द जर्मन्स कंडीशन, जो टाइम छोटे बच्चे ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं, जस्ट हेल्पिंग हैंड एक मिला, एक फिंगर मिला, तो अगर वो छुड़वा लेते हैं तो क्या, वो तो क्रॉल करने वाले हैं, वो तो गिर जाने ही वाले हैं. लाइक दैट जर्मन्स, वो अनस्टेबल सिचुएशन था, एंड दैट वाज टेक ए हेल्पिंग हैंड गिवन बाय द यूएस. यूएस ने जैसे ही डिनाई कर दिया तो जर्मन में इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक गया. फिर प्राइस, ऑल दिस एसेंशियल कोमोडिटीज का प्राइस ज़्यादा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया, जो पेंशन होल्डर थे वो भी डर गए थे कि दे आर गोइंग टू गेट और नॉट. अभी ये एक्सचेंज में, जैसे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में प्राइस कम हो गया तो शेयर सभी पैनिक क्रिएट किया कि नहीं हमें भी शेयर बेचना है. तो एक दिन में 13 बिलियन के ऊपर, वन डे में 1 बिलियन के ऊपर शेयर सेल हो गया. तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ द जर्मन में काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, इवन वीमेन दे वर अनेबल टू फीड देयर किड्स. सो ये दैट वाज द वेरी केओटिक सिचुएशन इन जर्मन. अब वो टफ सिचुएशन में वीमर रिपब्लिक का जो 2 इनहेरेंट डिफेक्ट, क्या डिफेक्ट था, फर्स्ट वन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. अब बहुत छोटे छोटे पार्टीज बन गए थे, तो उनमें से कोई भी एक पार्टी अगर मेजोरिटी मिला, बट क्या है ना, उनको वो कोalition गवर्नमेंट बना सकते हैं एक साथ मिलके. बट उसमें होगा क्या कि बिकॉज ऑफ दैट वॉट एवर डिसीजन वुड बी टेकन, दैट ओंट बी दैट मच राइट. तो वो भी एक chaotic सिचुएशन था. सेकेंड वन, आर्टिकल 48. आर्टिकल 48 में ये लिखा गया था कि प्रेसिडेंट को एक इमरजेंसी पावर दिया जा रहा है. हालांकि बाद में वो आर्टिकल 48 का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ, बहुत ईजीली दैट आर्टिकल 48 को यूज़ किया जाता. बिकॉज ऑफ दैट वीमर रिपब्लिक couldn't take the confidence from the crowd. तो एक साइड जर्मन का कॉमन पीपल, they are in trouble, इकोनॉमिक क्राइसिस इज देयर, जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर, ऑन दैट टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. तो ये सारे रीजन
people, they were just devastated physically, mentally, psychologically. And so that's why they were against of Weimar Republic. So this is all about the year of depression. Actually, US was the leader, and when the leading country was in trouble, so definitely all these small countries, they are going to get suffer. This is very common, and that happens. That सिचुएशन वाज वर्स्ट फॉर द जर्मन. क्यों? क्योंकि जर्मन बहुत ही अनस्टेबल था, इकोनॉमिकली अनस्टेबल था, तो जर्मन के लिए इसलिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक. So this is all about the module 1. I hope you have understood very clearly. But still, if you have any doubt, feel free to share with me. Thank you so much for watching. Tata, bye bye.